स्टार्ट करते हैं, है ना। चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद चैप्टर 10 के बाद नहीं यार, चैप्टर 10 नहीं स्टार्ट करते, हम लोग सीधे बायोटेक स्टार्ट करते हैं, राइट। चैप्टर 10 हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, पहले बायोटेक फिनिश करेंगे, उसके बाद चैप्टर 10 आप मुझे रिमाइंड कराओगे, उसके बाद मैं चैप्टर 10 पढ़ाऊंगा। बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बायोटेक के दोनों ही पार्ट हैं, ये दोनों ही एंगल से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब बायोटेक नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर ने दे दिए नोट्स, रेयान नोट्स मैं दे चुका हूँ क्या इसके स्ट्रेटजीज वाले? मे भी हो सकता है लास्ट टाइम में दे चुका हूँ। रेयान एक बार बताना बेटा, नोट्स दे चुका हूँ क्या लास्ट टाइम? अच्छा नोट्स भाई मैं दे चुका हूँ, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। और तो अब हम लोग बायोटेक स्टार्ट करेंगे, है ना। स्ट्रेटजीज वाला नोट्स आप लोग एक बार पढ़ोगे, ठीक है, सब लोग ले लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और फिर पहले बायोटेक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये 10th चैप्टर स्टार्ट कर खत्म करूंगा, फिर मैं आपको ये खत्म करूंगा, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी आज स्टार्ट करते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, समझने वाला भी पार्ट है और उतना ही ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, तो इस चैप्टर में हेडिंग डालो बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो पहला पार्ट है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, तो प्रिंसिपल और प्रोसेसेस में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, प्रिंसिपल और प्रोसेसेस में हम लोग पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या टूल्स होते हैं, कैसे फंक्शन करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में 3 टर्म है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि बायोलॉजी का टेक्नोलॉजी की हेल्प से ह्यूमन की लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए, किसी प्रोसेस को अपनाया जाए, उसको अपन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कि अ, हमने किसी भी फूड के प्लांट में कोई प्रोटीन ऐड कर दिया, किसी क्रॉप में, टोमेटो में, पोटैटो में, किसी में कोई प्रोटीन का, मिनरल का कोई जीन ऐड कर दिया, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई। ये एक एग्जांपल था बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी में एक तो टर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। एक तो हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है ट्रांसजेनिक, क्या चीज होती है ना। फॉरेन जीन क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, दो चीज पहले देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको ट्रांसजेनिक वगैरह क्या होगा, है ना। और फॉरेन जीन क्या होता है कुछ टर्म मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। दूसरा फॉरेन वेक्टर क्या होते हैं, है ना। वेक्टर क्या चीज होती है, और क्या, और क्या हो सकता है, हाँ, फॉरेन जीन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, मैं एक एक टर्म क्लियर करता हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, और चलो ठीक है, ये इतनी सारी काफी सारी सफिशिएंट चीज हो गई, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, तो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, कोई बता सकता है, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग?
सर जीन्स को मॉडिफाई करना। किसी जीन को मॉडिफाई करना, दैट इज जेनेटिक। ठीक है, और कोई? Is there someone else who can tell me? No? कोई नहीं? चलो मैं आपको बताता हूँ पहले। एक एक चीजें बताता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। पहले समझिएगा फिर पूछिएगा। ऐसा एग्जांपल, खासियत क्या है? ये जो काऊ ए है, ये करती क्या है? ये गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क देती है ना? तो इसके मिल्क की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, गुड क्वालिटी मिल्क, है ना? बट समस्या क्या है? पुअर क्वांटिटी, है ना? पुअर क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, लेकिन मात्रा इतनी कम होती है। नॉर्मली इंडियन जो काऊ होती है उनकी खास बात यही है, वो मिल्क की क्वालिटी इतनी ज्यादा इंप्रूव्ड है कि आपको इतनी क्वालिटीफुल मिल्क कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी वर्ल्ड में किसी भी स्पीसीज में नहीं मिलेगा। समस्या क्या है? लेकिन वो मिल्क ही 1.5 लीटर के आसपास देती है। अब आते हैं, दूसरी है काऊ बी। काऊ बी जो डेनमार्क वाली गाय है, उनके साथ क्या है कि दे हैव पुअर क्वालिटी एंड दे हैव लार्ज और गुड क्वांटिटी, लेकिन ये बहुत मात्रा में दूध देती हैं। ये 30-30 लीटर दूध देती हैं, ऐसा ही होता है। डेनमार्क वाली काऊ में ऐसा है, जो डेनिश काऊ है, जिसे डेनमार्क वाली है ना, ग्रीनलैंड वाली है, और इसीलिए डेनमार्क वर्ल्ड में लीडिंग कंडीशन में था, और इंडियन काऊ के साथ यही है। अब हम ऐसा कुछ करें कि हमने देखा कि काऊ में पर्टिकुलर जीन्स पाए जाते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे इस काऊ में पर्टिकुलर कुछ जीन्स हैं, जीन ए, जीन बी, जीन सी और जीन डी। मैंने ये चीज पाया कि ये जो जीन सी है, ये क्या डिफाइन करता है? ये पुअर क्वांटिटी डिफाइन करता है, क्वांटिटी। ये जीन मेरे काम का नहीं है, और बाकी ए और बी जीन जो है, ये डिसाइड करते हैं क्वालिटी, मिल्क की क्वालिटी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो जीन सी है, ये मेरे काम का नहीं है। ऐसे ही मैंने दूसरे वाले काऊ का जीनोम देखा। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो जीनोम है काऊ का, मतलब जो डीएनए काऊ का, जीन्स जो काऊ के हैं, यहाँ पे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू। मैंने देखा कि ये जो जेड और पी जीन है, यहाँ पर ये क्या डिफाइन करते हैं? क्वांटिटी, क्वांटिटी। और यहाँ पर जो एक्स और वाई जीन है, ये डिफाइन करते हैं क्वालिटी। तो यहाँ पे जो मेरी चॉइस का जीन्स है, वो एक यहाँ पे ये है, मतलब कि लार्ज क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर मेरे लिए जो काम का जीन है, वो ये जीन। अगर ये तीनों दोनों जीन का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। अब मैं क्या करूंगा? मैंने क्या किया कि ये वाली जो काऊ है, इस काऊ की सेल ली, ये वाले काऊ का सेल लिया, एग लिया, ओम लिया, कुछ भी लिया, और हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो काऊ का ये वाला जीन था, कौन वाला? ये वाला, है ना? ये क्वांटिटी वाला जीन, इसको यहाँ से हमने उड़ा दिया, कैंची मार दिया। अच्छा, कैंची मारने के लिए जीन्स तो बहुत छोटी चीज होती है, तो अब कैंची हम लोग मारेंगे किससे? कैंची मारने के लिए, मतलब कट करने के लिए, ने क्या किया? कुछ एंजाइम्स का यूज किया। जीन्स को कट करने के लिए जिन एंजाइम्स का हम यूज करते हैं, उनको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैं पूरे चैप्टर की कहानी यहीं पे समझा दूंगा आपको, आप ध्यान समझते जाइएगा। तो मैंने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम लिए और उनसे यहाँ पे कैंची मार दी। तो मैंने इस गाय के जीनोम में कैल्शियम मार दी।
ठीक है भाई, मैंने गाय के जीनोम में कैंची मार के, अब गाय का मेरे पास जो जीनोम है, वो ये है, ये ब्लैंक, है ना? तो हमारे पास ए, बी, सी जीन मैंने उड़ा दिया और डी, ये जीन। अब क्या है? यहाँ पर ये 2 जीन्स हैं, है ना? ठीक है। अब करना क्या है मेरे को कि ये तो सेल के अंदर है, ये सब जीन तो सेल के अंदर है, ए है, बी है और ये डी है। क्योंकि मैं बीच वाला बेकार का जो सी जीन था उसको मैं उड़ा चुका हूँ। अब मुझे करना क्या होगा, मुझे सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेम यही वाला जो यूज़ किया था, कहाँ पे? यहाँ पे जिसे कैंची हो, उसी को मैं किसी दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत तरह के होते हैं, मैंने जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से यहाँ पे कटिंग की, जिस कैंची से यहाँ पे कटिंग की थी, उसी कैंची से मैं यहाँ पे कटिंग करूँगा। अब यहाँ पर मेरे लिए जो बेकार का जीन है, जो मेरे काम का जीन नहीं है, वो जीन कौन-सा है? अब यहाँ पे पुअर क्या है? क्वालिटी, है ना? और पुअर क्वालिटी है। तो क्वालिटी वाला मतलब एक्स और वाई जीन ये मेरे लिए बेकार है। मेरे काम का जीन कौन है? जेड और पी। तो मैंने ये जीन्स यहाँ से काट के निकाल लिया। यहाँ पे मैंने कैंची मारी, तो यहाँ पर फिर से जो कैंची दिखाई दे रही है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अब मैंने कैंची मार के यहाँ से अपने काम का जीन निकाल लिया। तो ये जीन मेरे काम के निकले। अब ये भाई साहब जो जीन थे, ये है जेड और पी, क्वांटिटी वाले। तो जेड और पी जीन मैंने निकाल लिया। अब मुझे इस जीन को यहां तक इस सेल के अंदर ले जाना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब निकाल तो लिया, अब इसको यहां तक फिट कैसे करोगे? तो मैंने क्या किया, मैं बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकालता हूं। प्लाज्मिड मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं 11th में। तो मैंने बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला, ठीक है? अब मैं यहां पे एक प्लाज्मिड को लेता हूं। प्लाज्मिड डीएनए का एक टुकड़ा होता है, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड पे मैंने कैंची मारी, इसी कैंची से, प्लाज्मिड से मैंने इसी कैंची से काट दिया। प्लाज्मिड में काट के थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया, प्लाज्मिड में काट के स्पेस क्रिएट किया। प्लाज्मिड कहां पे आया मेरे पास है? प्लाज्मिड मैंने निकाला है बैक्टीरिया की सेल से। तो बैक्टीरिया की सेल से मैंने प्लाज्मिड निकाला। अब मैंने इस प्लाज्मिड को कहा कि ये जीन तुमको लेके जाना है। इस प्लाज्मिड के अंदर मैंने ये दोनों जीन दे रख दिए। अब ये प्लाज्मिड जो मेरा जीन लेकर के जाएगा, इस प्लाज्मिड को, है ना, इस प्लाज्मिड को मैं कहूंगा क्या? वेक्टर। वेक्टर वो होते हैं जो जीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। हमने डिजीज में पढ़ा था, वेक्टर वो होते हैं जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। अब ये प्लाज्मिड को मैं बोलूंगा, इस प्लाज्मिड को मैंने किसी भी तरह से इसके अंदर कर दिया, है ना? प्लाज्मिड अब भाई साहब इसके अंदर चला गया, है ना? तो प्लाज्मिड यहां से इसके अंदर एंटर करा दिया। प्लाज्मिड इसके अंदर जाएगा, प्लाज्मिड इसके अंदर गया और प्लाज्मिड ने ये दोनों के दोनों जीन यहां पर ट्रांसफर कर दिए। कौन से? जेड और पी, ये 2 जीन थे। तो यहां पर जेड और पी 2 जीन ट्रांसफर हो गए। अब क्या हुआ? जीन तो ट्रांसफर हो गए। अब यहां आवश्यकता किस चीज की है? जीन्स को जोड़ने की। जीन्स को जोड़ने की आवश्यकता है। अब करना क्या होगा मुझे? यहां पर मेरे पास जीन ए, जीन बी, जीन डी, इसके साथ में ये तो काऊ के अपने पुराने जीन हैं, कुछ नए वाले जीन यहां पे ऐड। ऐड करने के लिए मैंने गोंद का उपयोग किया, उसको मॉलिक्यूलर गम कहते हैं। ऐड करने के लिए यहां पर जिस गोंद का मैंने उपयोग किया, ये गोंद, ये गोंद है। तो ये हमारी गम है, गम। इस गम को, ये गम की तरह जो जोड़ने का काम करते हैं, ये भी एक एंजाइम है। मैं पढ़ा चुका हूं आपको, लाइगेज। तो लाइगेसेस वो एंजाइम होते हैं जो जोड़ने का काम, लाइगेज की हेल्प से मैंने जोड़ दिया। अब ये वाली जो काऊ बनी, ये भाई साहब न्यू काऊ है।
ऐसी कोई काउ नहीं है जिसके अंदर जीन का सीक्वेंस ABZD और ABZ क्या था ZP, ABZP और D हो। ऐसी कोई काउ हमारे पास नहीं है। ये एकदम नई टाइप की अपन ने काउ बना ली। ये जो हमने नई टाइप के काउ बनाई है ना, पहली बात ये जो जीन था जो बाहर से लाया गया, इस जीन को मैंने टर्म दिया फॉरेन जीन। फॉरेन जीन, ठीक है। यहां पर ये जो नया डीएनए बना, इस डीएनए को मैं कहूंगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि दो के कॉम्बिनेशन से बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये जो काउ है, ये जो न्यू काउ है, न्यू काउ में नया जीन पड़ा है, फॉरेन जीन पड़ा है ना, इसीलिए ट्रांसजेनिक बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर बाहर का जीन है, ट्रांसजेनिक। तो ये मेरी काउ जो होगी, मैं बोलूंगा ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसमें नया काउ। अब इसमें क्या है, इसकी खास बात क्या होगी, ए बी जो जीन थे वो गुड क्वालिटी, तो यहाँ पे गुड क्वालिटी, मिल्क की क्वालिटी बहुत होगी। और दूसरी चीज जेड और पी जीन यहाँ डिसाइड करेंगे गुड क्वांटिटी। अब जो नई काउ बनेगी वो मिल्क भी ज्यादा देगी, उसका मिल्क क्वालिटी फुल भी ज्यादा होगा। इस तरह से एनिमल्स और प्लांट को बनाने की जो प्रोसेस थी, मेरे डीएनए का काटना, डीएनए को ट्रांसफर करना, दिस कंप्लीट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हमने इस प्रोसेस को, जीन के ट्रांसफर की प्रोसेस को क्या बोला, जेनेटिक इंजीनियरिंग। फॉरेन जीन जो बाहर से आया उसको फॉरेन जीन बोला, जो लेके गया उसको प्लाज्मिड बोला, वेक्टर बोला, ठीक है ना। और ये आपका वेक्टर हो गया, ये आपका फॉरेन जीन हो गया। जीन ट्रांसफर करने को बायोटेक, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला। ये हमारा प्लाज्मिड हो गया, ये हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गए, ये हमारी गम हो गई, ठीक है। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट हो गया, और ये हमारा ट्रांसजेनिक हो गया। इस पूरी प्रोसेस को, जिसमें हमने ह्यूमंस के लिए एक नया टाइप का एनिमल बनाया जो ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए काम करेगा, दिस इज कॉल्ड बायोटेक, इसी को बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है भाई सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। राइट। तो यही टूल्स और टेक्निक्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमने काउ बी की जीन्स काउ ए में डाली, वैसे हम काउ ए की जीन्स काउ बी में भी डाल सकते हैं ना? ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि किसके जीन्स ज्यादा, मतलब किसके प्रेफरेबली जो जीन्स होते हैं वो हमें कम मात्रा में मतलब लेने पड़ेंगे, कम क्वांटिटी के जीन्स किसके हैं, किसके जीन्स कम क्वांटिटी में, उनको हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। और ऐसा हमने कर रखा है, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर, 2 साल 3 साल हो गए, 3 साल पहले हमने हिसार में ऐसे ही एक भैंस बनाई है, उसका नाम है गरिमा। तो हिसार एनिमल रिसर्च सेंटर है, तो वहां पे हमने पहली ट्रांसजेनिक बफेलो बनाई है। और उसकी मिल्क देने की कैपेबिलिटी 95 लीटर पर डे वो 95 लीटर मिल्क दे सकती है। और उसकी उसकी कीमत भी 9, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल नोट करिए, उसके बाद फिर मैं आपको लिखवाना शुरू करूं। चलिए। सर ये प्लाज्मिड किस टेक्निक से ट्रांसफर होगा? क्या 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 बेटा? आपने ये जो प्लाज्मिड है सर, हाँ, तो सर ये आपने बोला कि इसमें एक काउ में डाल देंगे इसके जीन में, तो सर ये किस मेथड से ट्रांसफर होगा? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बाय एक, ऑपरेशन, इस तरीके से मालूम करना चाह रहे हैं? हाँ मैं बताता हूँ अभी। एक्चुअली ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। माइक्रो इंजेक्शंस कुछ होते हैं, तो अगर ये एनिमल सेल है तो सीधे हमारे पास कुछ माइक्रो इंजेक्शन होते हैं, उनसे डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये कोई बैक्टीरिया की सेल होती तो एक टेक्निक होती बायोलिस्टिक, वो हम लोग यूज करते हैं, है ना। और अगर ये कोई प्लांट सेल होती है ना, तो उसके लिए भी हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, है ना, सॉरी, उसके लिए यूज करते हैं बायोलिस्टिक गन का, है ना। अगर ये बैक्टीरिया की सेल होती तो उसके लिए हम लोग टेम्परेचर शॉक देते हैं, है ना। तो 3 तरीके होते हैं जिनसे हम ये ट्रांसफर करते हैं। ये मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा कि प्लाज्मिड ट्रांसफर किया कैसे जाता है, ठीक है। सर ऐसा ह्यूमन में भी हो सकता है? एक्चुअली ह्यूमंस में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करना क्राइम है। ह्यूमंस के साथ हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते।
ये टॉपिक जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये टॉपिक हम लोग यूपीएससी में पढ़ाते हैं। तो बायोटेक वहां पे भी है, और बायोटेक में काफी अच्छा खासा साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो वहां पे आजकल बात चल रही है, जिससे मैं पढ़ाता हूँ, डिजाइनर बेबी पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। डिजाइनर बेबी बायोटेक में पढ़ाता हूँ, पढ़ाया मैंने 4-5 दिन पहले ही पढ़ाया डिजाइनर बेबी एक बैच में। तो डिजाइनर बेबी क्या होते हैं, यही बात चल रही है कि अब ऐसे बच्चे पैदा किए जाएं जो इंटेलिजेंट हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो। लेकिन ऐसा वर्ल्ड में कोई भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, और यूनाइटेड नेशन भी अलाउड नहीं करेंगे। जैसे कि ह्यूमंस पे ह्यूमन क्लोनिंग बंद कर दी गई, वैसे इसको भी ये भी बैंड है। तो ह्यूमंस पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। सिर्फ आप एक काम कर सकते हो कि अगर ह्यूमंस में कोई डिजीज का जीन्स है, उसको हटाया जा सकता है, या डिजीज के रेजिस्टेंस के लिए कोई जीन आप ह्यूमंस में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बैन है, क्राइम है। हो सकता है मगर करेंगे नहीं। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रैक्टिकली 101% पॉसिबल है। लेकिन ऐसा देखो, चक्कर क्या है ना, इस बहुत सारे लोगों के विचार हैं। आप समझिए कि ये करोड़ों की टेक्नोलॉजी होगी, इसको सिर्फ वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे जो बिलियनर हैं, उनके बच्चे फिजिकली फिट होंगे और मेंटली भी बहुत फिट होंगे। तो दुनिया में 2 तरह के क्लास क्रिएट हो जाएंगे। एक वो जो कि बहुत जीनियस है, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे रूल करना शुरू कर देंगे, और फिर 2 तरह के क्लासेस बन जाएंगे। एक वो क्लास जो रूलिंग क्लास होगा, दूसरा वो जो रूल करे, जिसके ऊपर रूल किया जाएगा। ये सिविल वार या ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म होने की बात तक यहां तक हो सकता है। दैट इज आल्सो पॉसिबल। ओके सर। आप खुद ही सोचो ना कि आपके स्कूल में एक बच्चा है जिससे ना आप फिजिकली मेंटली किसी भी तरह से आप उससे नहीं जीत सकते हो, तो वो तो सुपीरियर होगा ना हमेशा के लिए। यस सर। हाँ राइट आयशा, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा। ऊपर वाले ने जो बना रखा है ना, उसकी सत्ता में कोई इंटरफेयर करना बड़ा मुश्किल काम है भाई। सर आप अब तुम यूपीएससी देखो, में ये पढ़ाते हैं? कोरोना वायरस क्या है? इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना वर्ल्ड क्राइम है। चाइना ने जो काम किया वो वर्ल्ड क्राइम है। आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में कंट्री उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो चाइना ने किया क्या? आज तक कोई भी कोल्ड की वैक्सीन है। अब आप बायोटेक पढ़ रहे हो तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिए, अभी तक आपने सुना है कि ये कोल्ड जो है, जिका वायरस, ये जो कोल्ड का जो वायरस है, कोल्ड एंड कफ का वायरस, इसके खिलाफ कोई वैक्सीन आज तक बन पाई है? सबको होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है, नहीं बन पाई है। क्यों नहीं बन पाई है? क्योंकि मुझे अभी फीवर है, आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपने मुझे पेन दिया समझाने के लिए, मैंने पेन वापस किया, फीवर आपको हो गया। आप घर में गए, घर में जाकर के किसी को टच किया, फीवर उसको हो गया, आपके भाई को हो गया। आपके भाई ने क्लास में दूसरे को टच किया, उसको फीवर हो गया। उससे फीवर क्या हुआ ना, अब वो आपका भाई किसी और क्लास में दूसरे टीचर से पढ़ता है, उस टीचर को टच कर लिया, उसको फीवर हो गया। अब उस टीचर में और मेरे में, हम दोनों का जो वायरस चेक किया जाएगा, तो वायरस तो मेरे से ही ट्रांसफर हुआ है। मेरा वायरस और उसके वायरस में जमीन आसमान का फर्क होगा, दोनों का डीएनए चेंज होगा। तो जो हमारा कोल्ड का, जो जिसको हम लोग रिनो वायरस कहते हैं, जब कोल्ड का वायरस, जो इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हो, तो फ्लू का जो वायरस है, जब बॉडी चेंज करता है तो अपने डीएनए का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लेता है। ठीक है। चाइनीज लोगों ने क्या किया कि एक ये इन्फ्लुएंजा का वायरस जो अपना डीएनए का सीक्वेंस चेंज कर देता है, उस वायरस को एक सांस के थ्रू फैलने वाले वायरस में डाल दिया, उसमें जीन्स डाल दिया, और कोरोना वायरस बना दिया। ये आर्टिफिशियल वायरस है। कोरोना एक वायरस की स्पीसीज है ना, एक वायरस का क्लास है। उसमें फ्लू का इन्होंने जीन्स डाल दिया है। अब वो वायरस जब पूरे बॉडी में फैल रहा है, तो वो अपना डीएनए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहा है, इसीलिए कोरोना की वैक्सीन नहीं बन पा रही है। ठीक है। तो चाइना ने जो किया है, ये वर्ल्ड क्राइम है। समझ रहे हैं ना? आप इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट बायोटेक्नोलॉजी में नहीं कर सकते। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। डन, नोट कर लिया आपने? जी सर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस which is integrated use of integrated use of
बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी and engineering sciences, which is used to increase capability of microorganism, comma, tissues, comma, cells and other organism for human welfare. नोट करेंगे। क्या बताया थे? क्या ऑर्गेनिज्म के बाद से मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है जीशा। किसके बाद? अदर के बाद क्या बताया आपने? मुझे आवाज ही नहीं आ रही, तुम्हारी साफ आवाज नहीं आ रही, तुम मैसेज करो मुझे। and other organism for human welfare. नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सर एक डाउट था। हाँ सर जैसे हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ये तो एक सेल के अंदर बना है और बॉडी में तो कितने सेल्स है, तो ये रेप्लिकेट करता है फिर। अरे 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 देखो ना आयशा, आपने किया क्या है, आयशा ने प्रांजल एग समझे, ओवा का डीएनए ट्रांसफॉर्म कर दिया है, समझ गए, या स्पर्म का डीएनए ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो बाकी बॉडी की जितनी सेल बनेगी कहां से बनेगी? अच्छा सर, हाँ समझ गई, है ना, जाइगोट से तो बनेगी, है ना, तो पूरे बॉडी में सभी सेल में कॉपीज होंगी। तो ये तो हम यहीं पे शुरू करते हैं। ओके, तो नोट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। पहला प्रिंसिपल है, तो नोट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन, इसी में प्रिंसिपल नहीं, इसी में लिख लो आगे, बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन टू फॉलोइंग core technology. Biotechnology is based on two following core technology. तो प्लाज्मिड का क्या फंक्शन था रिकॉम्बिनेंट में? प्लाज्मिड का फंक्शन, प्लाज्मिड तो वेक्टर में ट्रांसफर कैसे करोगे? प्लाज्मिड वो ट्रांसपोर्टर था जिसने जीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया। तो उस ओवा के अंदर जीन को ले जाने, फॉरेन जीन को लेके कौन आया? प्लाज्मिड ही तो लेके आया। तो प्लाज्मिड ट्रांसपोर्टर था आयशा, नोट करो। based on biotechnology is based on mainly two core technology or principle. First, genetic engineering. It is manipulation of genes by man. It is manipulation of gene by man. It refers to artificial synthesis
आइसोलेशन, कॉमा, मॉडिफिकेशन, कॉम्बिनेशन, एडिशन, and repair of DNA, addition and repair of DNA and repair of DNA which alter the phenotype of organism to benefit humans. Second, phenotype of organism for human benefit. Second is biochemical engineering. Biochemical engineering. Biochemical engineering processes help the growth of desired microbe, or eukaryotic cell large quantities in sterile medium, in large quantities in sterile medium. क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझा देता हूं. जेनेटिक इंजीनियरिंग तो मैंने आपको समझा दी. बायोकेमिकल इंजीनियरिंग क्या है कि हम लोगों ने एक बैक्टीरिया बना रखा है. तो बैक्टीरिया क्या है कि वो बैक्टीरिया से हम लोग इंजेक्शंस बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं. तो हमने उस बैक्टीरिया के अंदर मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाला एक जीन्स डाल दिया है. तो वो बैक्टीरिया ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है. उस बैक्टीरिया को एक बड़े से ड्रम में, बहुत बड़ा सा ड्रम है, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं जिससे कि बैक्टीरिया मेडिसिन पैदा करे. और हम ये ध्यान रखते हैं कि उन बैक्टीरिया के अंदर कोई वायरस ना चला जाए, मतलब स्टेराइल मीडियम रहे, ताकि ऐसा ना हो कि बैक्टीरिया के अंदर मेडिसिन के साथ में कोई पॉइजनस चीज पैदा हो जाए. तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि बैक्टीरिया के अंदर कोई इन्फेक्शन ना जाने पाए. और बैक्टीरिया को हम लोग ग्रो करते हैं. उस बैक्टीरिया को ग्रो करके हम उस बैक्टीरिया से मेडिसिन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उनको इंजेक्शंस में भर के मार्केट में बेचते हैं. जितनी बायोटेक्नोलॉजी वाली कंपनी है वो सब यही काम करती है. ठीक है, इसको हम लोग बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं. तो जैसे पेंसिलिन आती है, तो पेंसिलिन फंगस से हम लोग निकालते हैं. तो फंगस को ग्रो करते हैं, देखते हैं कि फंगस पेंसिलिन के इंजेक्शन, पेंसिलिन की क्रीम्स बनाते हैं. तो ये जो पूरी प्रोसेस कोई कंपनी करती होगी उसको हम लोग बायोकेमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, उस पूरी प्रोसेस को. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल हैं, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग. क्लियर है? ये प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी. राइट. अब देखिए सर हाँ, सर बैक्टीरिया तो बहुत छोटा होता है, तो सर बड़ा ड्राम क्यों लेते हैं इतना? क्या बैक्टीरिया बहुत, सर बैक्टीरिया का साइज तो बहुत छोटा होता है, आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा ड्राम देते हैं, ऐसा क्यों?
अब बैक्टीरिया की रेट ऑफ रिप्रोडक्शन समझते हो कितनी है? बैक्टीरिया भाई साहब, एक बैक्टीरिया, कॉलरा का एक बैक्टीरिया जैसे गंदे खाने से आपके अंदर जाता है, 24 घंटे में 10⁻³ कंप्लीट हो जाता है। सोचो। तो अगर भाई साहब आपने 100 ग्राम बैक्टीरिया ले लिया ना, तो अब आप समझिए कि 2-4 दिन में वो पूरे ड्रम को भर देगा बैक्टीरिया। कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? ये ओके सर। मल्टीप्लाई बहुत तेज से करता है। इसलिए बैक्टीरिया की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपको लेनी पड़ती है, और आपको जैसे इसको मीडियम प्रोवाइड कराओगे ना, बहुत तेज से मल्टीप्लाई करता है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के और बता दीजिएगा। देखो, अच्छा बताना है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग क्या है। ऐसा मैंने ये बताया कि हमने कोई ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ले रखा है, वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कोई मेडिसिन पैदा करता है, या यूं मान लो कि हमने फंगस ले रखा है। फंगस हमें पता है पेनिसिलियम एक फंगस है जिससे पेनिसिलिन निकलती है, पेनिसिलिन मेडिसिन है। तो हम पेनिसिलिन बनाने के लिए क्या करते हैं कि हमने उस फंगस को ग्रो किया, खूब सारा ग्रो किया, और जिस मीडियम में जिस जिस एक बड़े से ड्रम में या वेसल में हम उसको ग्रो करते हैं, ध्यान रखते हैं उसमें किसी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए, जिससे कि उसमें डिजीज का कोई कंपोनेंट पहुंच पाए। तो उस मीडियम को स्टेराइल मीडियम बोला जाता है। ठीक है? तो हमने स्टेराइल मीडियम में फंगस ग्रो किया, फंगस से मेडिसिन एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको पैक किया और इंजेक्शंस और इसमें बना के भर दिया। इस तरह की प्रोसेसेस को हम बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जितनी बायोटेक वाली कंपनीज हैं, वो यही काम करती हैं, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू ही मेडिसिन बनाने का काम करती हैं। ठीक है? तो इसको हम लोग बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक? तो बायोटेक्नोलॉजी 2 चीज पे बेस्ड है, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। राइट? अब देखिए, अब जो मैं आपको टर्म बता रहा था, है ना? नोट करिए कॉन्सेप्ट। आप जो मैंने आपको बताया, जितनी सारी चीजें अभी जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया, वो कॉन्सेप्ट थे। तो नेक्स्ट लाइन डालेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना? तो नोट करेंगे। अब मैं आपको ये सब लिखवा देता हूँ, ये क्या क्या चीजें हैं कॉन्सेप्ट्स में। मैं देखता रहता हूँ क्या क्या मैंने आपको बताया। ठीक है? तो सबसे पहले नोट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। Restriction endonucleases are a type of enzyme, They are also called molecular seizure. Catchy. They are also called molecular seizure. They cut DNA, full stop. They cut DNA at desired site. They cut DNA at desired size. Site. S-I-T, site. ठीक है? नेक्स्ट सेकंड है ये फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए is that DNA which is taken from outside or we can say this is external gene, full stop. सर आपने क्या लिखवाया है, एक बार रिपीट कर दो। देखो मैं सेम चीज रिपीट नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूं कि मैं खुद से कंपोज करके बोल रहा हूं। तो लोग फॉरेन डीएनए is that DNA or gene which is taken from
external source, that is this is outside of, that is outside of foreign, that is outside of foreign organism, that is outside of foreign organism, full stop. It is beneficial DNA. It is beneficial DNA which help us to get benefit. Full stop. Next point. Vector. Next point है vector. Vectors are those fragment of DNA. Vectors are those fragment of DNA which are used to transfer foreign DNA, which are used to transfer foreign DNA into host. Full stop. These vectors may be into host. These vector may be a type of plasmid. These vector may be a type of plasmid, comma, virus or other artificial means. Full stop. Next. सर आर्टिफिशियल के बाद क्या बोला? आर्टिफिशियल जीन्स. हम वेक्टर की जगह पढ़ेंगे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी यूज करते हैं. एक ईस्ट में नहीं सर ये अदर आर्टिफिशियल हाँ जी सर. डीएनए. अदर आर्टिफिशियल डीएनए. फुल स्टॉप. नेक्स्ट. Ligases. Ligases are a type of enzyme. Ligases are a type of enzyme which are used. Ligases are a type of enzyme which are used for addition of foreign fragment, into host genome, फुल स्टॉप. ये हो गया. और प्लास्मिड मैंने आपको बता दिया. और जीन. हाँ, नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. The DNA which is formed by the combination of host and foreign DNA
host and foreign DNA is called recombinant DNA. Is called recombinant DNA. Full stop. Recombinant DNA is a type of new genome. Full stop. The organism having foreign gene or the recombinant DNA is called transgenic. Underline करेंगे. Called transgenic. और इन्हीं ट्रांसजेनिक को हम लोग कहते क्या है? जीएमओ. व्हाट इज जीएमओ? जीएमओ स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. इट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो जेनेटिक जीएमओ में दोनों आ जाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल दोनों आ जाते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड जीएमओ, genetically modified organism. The organism having foreign gene or recombinant DNA is called transgenic. Is called transgenic. ठीक है. सर. हाँ. सर अगर हम करस्पॉन्डिंग डीएनए पर अगर हम उसे कट ना करें और फॉरेन डीएनए को जाके अटैच कर दें तो क्या होगा? फिर आयशा तुम अटैच कहाँ पे करोगे ना? आप समझो ना, हमारे क्रोमोसोम में एक लिमिटेड स्पेस है ना? अब उस लिमिटेड स्पेस में कहीं ना कहीं तो कट करके मतलब तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी में तुम्हें कट करना है. स्पेस ही नहीं आपके क्रोमोसोम के अंदर. तो वो उसी लोकस पे एक कैरेक्टरिस्टिक उसी लोकस पे फिट हो. उसी लोकस पे फिट भी करना पड़ेगा क्योंकि उसी लोकस में उसका ट्रांसक्रिप्शन भी तो आगे होगा, ट्रांसलेशन भी होगा वहीं से, है ना? वरना ना तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, प्लस पहली बात तो स्पेस ही नहीं होगा. भाई आपके क्रोमोसोम बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, उसमें और एक्स्ट्रा कुछ डालने का तो स्पेस है नहीं है. तो एक ही तरीका है. अच्छा मान लो आपने क्वांटिटी वाले 2 जीन डाल दिए, तो दोनों जीन में से एक ही तो फंक्शन करेगा ना, है कि नहीं? यस सर. 2 अलील में एक ही फंक्शन करेगा. ये सर तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव वाला केस आ जाएगा. हाँ, डोमिनेंट और रिसेसिव वाला केस हो जाएगा. तो पता लगा आपने जो जीन डाला, आपने डाला तो ट्रांसजेनिक बनाया तो, लेकिन डोमिनेंट पुअर क्वालिटी वाला ही है, तो कोई फायदा नहीं हुआ आपको ट्रांसजेनिक बनाने का, है ना? ये चीज है. ठीक भाई, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है. अच्छा एक चीज और लिख लीजिए. ठीक. कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं पर ऐड नहीं कर सकते. राइट. नहीं, हम ऐड कर सकते हैं अयान. हमारे सब जीन फंक्शनल थोड़े ना है. देखो हमारी बॉडी में तो भाई साहब 90% जीन तो नॉन फंक्शनल है, 90% डीएनए तो नॉन प्रोडक्टिव है. इस 90% में कहीं से भी उड़ा के कोई नया जीन्स डाल दो, नॉन प्रोडक्टिव किसी जीन्स को. बताया था ना मैंने कि एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स 2 होते हैं, है ना? एक एक्सॉन्स उड़ा दो, एक्सॉन्स उड़ा करके उसके बीच में जो नॉन प्रोडक्टिव स्लीपिंग जीन्स है, डोर्मेंट जीन्स है, उनको काट के उड़ा दो, उसकी जगह कोई नया जीन डाल दो, तो कैरेक्टर ऐड भी कर सकते हैं. ठीक है? लेकिन ह्यूमन में नहीं भाई. आप जो बातें कर रहे हैं सब ह्यूमन को छोड़ के बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग आउट ऑफ ह्यूमन, है ना? उसके अलावा किसी भी एनिमल में कैरेक्टर हम ऐड भी कर सकते हैं.
सॉरी, आप देखिए, अब आ जाते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हेडिंग है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये जो हमने जितनी कहानी पढ़ी, इसमें जितने जितने टूल्स पढ़े, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना, टूल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। शॉर्ट में तो मैंने आपको बता ही दिया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी कि व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। तो नोट करिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देखो, पहले मैं बता ही देता हूँ कि एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं। और देखो, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, हम इन्हें कहते हैं न्यूक्लियसेस, ठीक है, न्यूक्लियसेस कहते हैं। न्यूक्लियसेस दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सोन्यूक्लियसेस और दूसरे एंडोन्यूक्लियसेस। तो न्यूक्लियसेस वो एंजाइम होते हैं जो कट करने का काम करते हैं, दे कट डीएनए। अब न्यूक्लियसेस में एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस के काम साथ का दिक्कत क्या है कि ये डीएनए को कट करते हैं, दे कैन कट और क्लीव डीएनए बाहर की तरफ, ईदर 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। तो ये डीएनए का, सपोज दैट आपका ये 3 प्राइम एंड है या 5 प्राइम एंड है, तो ये डीएनए में कैंची जो मारेंगे भाई साहब बाहर से मार सकते हैं। ये 3 प्राइम एंड हो गया, ये 5 प्राइम एंड हो गया, तो कैंची या तो ये डीएनए में इधर से मार सकते हैं, है ना, और या कैंची ये इधर से मार सकते हैं, बाकी बीच से कहीं से नहीं मार सकते। इनको हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। दूसरे आते हैं एंडोन्यूक्लियसेस। एंडोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं, इनके बाद दे कट डीएनए एट इंटरमीडिएट पोजीशन, बीच से कहीं कर सकते हैं, ठीक है, दे कट डीएनए एट मिडिल पार्ट, है ना। ये डीएनए को बीच से कहीं से कट कर सकते हैं, कहीं से बीच से, यहां से कटिंग कर सकते हैं डीएनए। इनके अंदर डीएनए को कट करने की यहां से कैपेबिलिटी होती है, तो बीच से डीएनए को कट करते हैं, ठीक है, कहीं से बीच से। ये एक्सो नहीं है। तो एंडोन्यूक्लियसेस भी दो तरह के होते हैं, ठीक। एक होते हैं नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक कहीं पे भी कट मार दिया आपने, इनको छोड़ दिया, स्पेसिफिक, ठीक है, दे कट एट रैंडम साइट, कट एट रैंडम साइट, कहीं पे भी कट मार देते हैं। दूसरे हो सकते हैं क्या, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियसेस वो होते हैं जिनको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस बोलते हैं, ठीक है, दे कट एट स्पेसिफिक साइट, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुमको यहीं पे कटिंग करनी है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। इसीलिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का यूज करते हैं, क्योंकि हमें कट एक पर्टिकुलर जगह पे मारना होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। हो गया भाई, डन, ठीक है, नो सर। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
क्या है कि सर अभी नहीं हुआ। अच्छा अभी नहीं हुआ, रुको। डन हो गया भाई? हो गया भाई, चले आगे। कुछ तो नहीं दे रहा मुझे, देखो अब नोट करना शुरू करो, चलो। स्टीवर्ड लिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में लिखेंगे, स्टीवर्ड लिन एंड वार्नर अर्बर, वार्नर अर्बर in 1963, ठीक है। they isolated restriction enzyme, they isolated restriction enzyme from E. coli bacteria, E. coli bacteria, which restrict growth of bacteriophage, which restrict growth of bacteriophage. Next point, the first restriction endonuclease enzyme was isolated from bacteria Haemophilus HILUS Haemophilus influenzae, Haemophilus influenzae named HEN2, named HEN2. तो सबसे पहला जो यूज किया गया जिसको, इसको HEN2 कहा गया, ठीक है ना, इसका नाम था HEN2 और इसको निकाला था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से, है ना। इसी में लिखेंगे फुल स्टॉप। It always cut DNA molecule
at a specific point having sequence of 6 base pair, sequence of 6 base pair, एक 6 बेस पेयर का सीक्वेंस था, वहीं पे हमेशा कट मारते थे. This sequence is called recognition sequence. This sequence is called the recognition sequence. जहां पर भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है उसको हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, जिस जगह पे कट मारता है. ठीक है. टुडे फुल स्टॉप. टुडे वी हैव more than 900 restriction enzyme. Today we have more than 900 restriction enzyme. ठीक है. तो they have been, इसी में लिख लेंगे, they have been isolated from 230 strains of bacteria. They have been isolated from 230 strains of bacteria. अब देखो भाई लोगों, यहां पे किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग नोमेनक्लेचर, इसको नाम कैसे देते हैं. ठीक है. तो इसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई भाई, क्या हुआ भाई बताओ. हमें प्रभु कुछ नहीं सुनाई दिया. आप मैसेज करो. क्या पूछ रहे हो. ले मैसेज करना था और खुद ही गायब हो गया. चलो कोई नहीं. ठीक है. नोट करो. नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं. ठीक है. तो किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, समझिए बात. तो जैसे क्या है कि एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है ना. तो हमने क्या किया, एक एंजाइम है इको R1. ठीक है ना. इसको हम आइसोलेट करते हैं. ठीक है ना. इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मेरा इको R1 है ना, आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई. ई कोलाई आपको पता है, ई कोलाई तो जानते हो. RY13, ई कोलाई RY13 से हमने इसको निकाला. ये एक बैक्टीरिया की स्ट्रेन है RY13. ठीक है, जिससे हमने निकाला इसको, है ना. तो अब देखो यहाँ पे जो इको R1 में, आप देखो ई क्या स्टैंड करता है. तो इको R1 में ई का मतलब हुआ एस्चेरिचिया,
एस्चेरिचिया। अब देखो यहाँ पे CO का मतलब हुआ कोलाई, है ना। अब देखो यहाँ पे R स्टैंड फॉर RY13। ये क्या है? बैक्टीरिया की स्ट्रेन है ना। ये कोलाई क्या है ना। कोलाई कोलाई क्या चीज है? क्या है? स्पीसीज है। एस्चेरिचिया क्या है? जीनस है। ये तो लिखते हैं ना, पहले जीनस लिखते हैं, फिर स्पीसीज लिखते हैं, और फिर क्या, स्ट्रेन लिखते हैं, है ना। अब ये जो वन है, वन का एंजाइम कहता है कि बैक्टीरिया से किस नंबर पे, है ना, ठीक है। ये पहला एंजाइम है, ठीक है, नंबर ऑफ एंजाइम। तो ये बताता है इको R1 की एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया की RY13 स्ट्रेन से पहला जो एंजाइम निकाला गया उसको हमने नाम दिया इको R1, ठीक है। इस तरह से बैक्टीरिया में तो सबसे पहले क्या आता है, याद रखो, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, किसी एंजाइम में सबसे पहले जिस सोर्स से निकाला गया उसका जीनस, फिर जहां से निकाला गया उसकी स्पीसीज, फिर उसका स्ट्रेन, फिर एंजाइम का नंबर, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है। क्लियर है? यस। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब आइए नेक्स्ट, कैसे सर काम नोट कर। नहीं किया। हाँ, सर एग्जाम्पल नोट नहीं किया। रुको रुको रुको। हो गया, नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है कि फंक्शनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करते हैं, है ना, तो नोट करो, फंक्शनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो मैंने आपको एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। और आप मेरी बात को फिर से बहुत ध्यान से देखिए, एक मिनट दो मुझे। आपको बताना चाहता हूँ कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट आर द पैलिंड्रोम्स, पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं भाई, कौन बताएगा? पैलिंड्रोम क्या होते हैं, ये बता सकता है? आयशा, पैलिंड्रोम क्या होता है बेटा, बोलो। सर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सेगमेंट। पैलिंड्रोम एक्चुअली क्या चीज होती है, ये बताओ पहले मुझे, बोलो भाई, पैलिंड्रोम क्या होता सर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का है? सेगमेंट। ना 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 ना, पैलिंड्रोम ये चीज नहीं होती है। जो रिवर्स नहीं। हाँ, देखो पैलिंड्रोम क्या होता है ना कि जैसे कि मैं किसी चीज को पढ़ूं, स्टडी करूं, है ना,
तो कहते हैं ना उल्टा सीधा एक समान, है ना। तो उल्टा सीधा एक समान का मतलब क्या हुआ, पैलिंड्रोम का क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे आप मलयालम लिखो, है ना, मैं अभी बताता हूँ कि जैसे मैंने मलयालम लिखा, है ना, तो मलयालम चाहे मैं इधर से लिखूं चाहे उधर से लिखूं, ठीक है, मलयालम किधर से भी आप पढ़ो उसका वो एक ही होगा, मतलब दोनों तरफ ये से सर आप जो उसको आगे से भी स्पेल करो तो सेम होता है, पीछे से भी स्पेल करो तो सेम होता है। एग्जैक्टली सर 313 जैसा। उनको हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इमेज मुझे दिख नहीं रही, कहाँ गया इमेज, हाँ सर जैसे 313 हाँ हाँ 313। बिल्कुल कोई पैलिंड्रोम ही है। देखो तो क्या होता है, मैंने बोला कि एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों यूज किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा पैलिंड्रोम से काटता है, ठीक है ना। अब जैसे रिस्ट्रिक्शन कहां पे काटेगा, तो ये पैलिंड्रोम हो गया, ठीक है। पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे ए ए टी टी और इधर से बढ़े ए ए टी टी, तो अगर आप 5 to 3 प्राइम एंड पढ़ोगे, चाहे आप इधर से पढ़ो तो भी ए ए टी आएगा, अब ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड हो जाएगा, है ना, इधर से पढ़ोगे तो भी ए ए टी आएगा, इसको हम पैलिंड्रोम कहेंगे। पैलिंड्रोम सीक्वेंस के पास में, समझना मेरी बात को, पैलिंड्रोम सीक्वेंस के पास में कहीं पे होगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस, समझो। तो रिकॉग्निशन हमेशा पैलिंड्रोम के पास नहीं काटेगा, पैलिंड्रोम के पास में होगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरे डीएनए को स्कैन करेंगे और स्कैन करके वो देखेंगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहां पे, जहां पे उनको रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया उसके, और रिकॉग्निशन सीक्वेंस हमेशा पैलिंड्रोम के पास में होते हैं, तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस में अटैच हो जाएगा और यहीं से कट मार देगा। अब यहां पे भी पैलिंड्रोम, अब सोचो ये मान लो एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फायदा क्या होता है, क्योंकि पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर्टिकुलर पैलिंड्रोम को पहचानता है, ठीक है। तो अगर मैंने बैक्टीरिया में कट मारा तो बैक्टीरिया में भी वो टाटा बॉक्स यहाँ पे AATT यहाँ पे सर्च करेगा, और मैंने जब गाय के काऊ के जीन्स में कट मारा तो वो पूरे डीएनए में यही पैलिंड्रोम सीक्वेंस सर्च करेगा AA। तो अब क्या हुआ, देखो यहां पर उसने जो काऊ वाले पे मारा था वो ये इसमें भी AATT है, और इसमें भी जो बैक्टीरिया वाला है उसमें भी AATT है, तो सेम पैलिंड्रोम। अब ये आपस में आके चिपक जाएंगे। तो पैलिंड्रोम वो होते हैं जिनमें दोनों तरफ से पढ़ने में सीक्वेंस एक ही होता है। दूसरी खास बात, पैलिंड्रोम में एक हिस्सा बाहर की तरफ लटका होगा और दूसरा हिस्सा छोटा होगा। ये जो हिस्से बाहर की तरफ निकले होते हैं, इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वी कॉल देम स्टिकी एंड, स्टिकी एंड। इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जब उसने यहां, तो एक पैलिंड्रोम बन गया यहाँ पे, कहां पे, प्लाज्मिड में। दूसरा क्या पैलिंड्रोम, दूसरा पैलिंड्रोम कहां पे, दूसरा पैलिंड्रोम बना है फॉरेन जीन पे। ये दोनों पैलिंड्रोम आकर के आपस में चिपक जाए, ठीक है, स्टिकी एंड होने की वजह से चिपक जाएंगे, जिससे इनको पेयर करने में और चिपकने में आसानी होगी। इसलिए पैलिंड्रोम बनने का फायदा है। अब समझ आया पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं? Yes, यस sir. सर। ठीक, तो नोट करो। सर एक बार दोबारा बता दो। देखो पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, है ना, तो सपोज दैट ये पहली बात, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कैसे करते हैं। तो हमने सपोज दैट ये है इको R1, तो मैंने क्या किया कि किसी फॉरेन जीन को काटा, तो इको R1 से काटा, तो वो क्या करेगा, पूरे में ये पैलिंड्रोम ढूंढेगा, जहां पे पैलिंड्रोम होगा वहां पे कट मार देगा। अब मुझे इसको चिपकाना है, ये डीएनए मैंने निकाल तो दिया, ये मेरा डीएनए निकल आया, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा काऊ का डीएनए था, इसमें पर्टिकुलर ये पैलिंड्रोम है ना, यहाँ पर, है ना, ये पैलिंड्रोम है। अब ये निकल आया, अब मुझे इसको चिपकाना है किसमें, प्लाज्मिड में। अब मैं प्लाज्मिड में भी यही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दूंगा, ये रिस्ट्रिक्शन प्लाज्मिड में भी यही सीक्वेंस सर्च करेगा, और जहां ये सीक्वेंस मिल जाएगा रिस्ट्रिक्शन साइट के पास में, वहां पे काट देगा। अब क्या हुआ, दोनों में पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम में उल्टा सीक्वेंस होता है ना। तो सपोज दैट काऊ वाले में यहाँ पे AATT था, तो यहाँ पे उसमें क्या होगा, प्लाज्मिड में यहाँ पे AA था, तो यहाँ पे क्या होगा, TT होगा, है ना। तो जिससे दोनों आपस में चिपक जाएंगे, पेयरिंग कर लेंगे। इसलिए हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। पैलिंड्रोम क्या होते हैं, दे आर ऑपोजिट सीक्वेंस, है ना।
पैलिंड्रोम वो सीक्वेंस होते हैं जिनको 5 to 3 डायरेक्शन में या 3 to 5 डायरेक्शन में पढ़ोगे तो दोनों में रीडिंग सेम आएगी, इधर वाले स्टैंड पे भी इधर वाले स्टैंड में। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं। और पैलिंड्रोम का जो हिस्सा होता है ये बाहर होता है। देखो ना, यहाँ से निकला है ना इतना, इस वाले डीएनए में इतना निकला है और इस वाले डीएनए में इतना निकला है, इनको हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो नोट करो। The recognition sequence of each restriction endonuclease consist of, तो ये डायग्राम बना लेना, consist of a definite number of specific base pair in a DNA double helix. They are called DNA double helix. They are called palindromic nucleotide. They are called palindromic nucleotide sequence. They are called palindromic nucleotide sequence. Let's stop. Next point है, the palindromes are group of letters that form same word when read from both and. Either forward or backward direction. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती हैं ये मैंने आपको बता दिया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस बता दिया, ठीक है ना। आप अब इसको ड्रॉ कर लो बस, है ना। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। पैलिंड्रोम मैंने आपको बता दिया, एक्सोन्यूक्लियस। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है ना। लाइगेसेस में आपको बता ही चुका हूं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, है ना, सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डन सर। डन, नोट कर लिया, डायग्राम बना लिया। हाँ जी सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। बायोटिक इंटरेस्टिंग है और उसके बाद बोरिंग है ना। आप देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, या 15 दिसंबर तक तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी एक चैप्टर आपका वो बचा हुआ है माइक्रोब्स वाला, और बोर्ड का तो आपका 101% पूरा हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में आपके 2 ही चैप्टर है उसमें, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, अरे क्या बोलते हैं, हाँ इकोलॉजी में, और इकोलॉजी हालांकि मेन पार्ट है उसका, है ना, काफी सारा कंटेंट कवर करता है नीट का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। सर आपके पास बोर्ड का सिलेबस है?
बोर्ड का सिलेबस मेरे पास माइट भी होना चाहिए, पड़ा होगा, हाँ होगा, सही है। सर मुझे सेंड कर देना आप। मैं चेक करता हूँ बेटा, अगर मैं डिलीट नहीं किया होगा, पड़ा होगा वैसे मेरे पास बोर्ड का सिलेबस। वेट, जस्ट वेट, मैं अभी सेंड कर देता हूँ।